नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, स्थलभोर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस with you about lifestyle disease management series, part 5, asthma. First of all, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ लेके पार्ट 5 लाइफस्टाइल डिजीज़ में। इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एस्थमा की मैनेजमेंट पे। एस्थमा क्या है? एस्थमा दो चीज़ें हैं उसमें। एक है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज और ब्रोंकाई। सेकंड है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो ब्रोंकाई है उसमें सूजन आती है और ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वो सांस की नली जो है सिकुड़ जाती है, इसलिए इसको हम दमा भी कहते हैं। सांस की नली की सिकुड़न या सांस फूलने की बीमारी भी कहते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है? एस्थमा की कॉजेस या फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उसमें आते हैं एलर्जेंस। जो पेशेंट है या पर्सन है जिसको एस्थमा है वो बहुत सेंसिटिव होता है एलर्जेंस की वजह से, जैसे पॉलन ग्रेन्स हैं, धूल मिट्टी हो सकती है, स्मोक हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, वो जहाँ काम करता है, जैसे किसान है, खेत में काम करना पड़ेगा, धूल मिट्टी आएगी। जब वो गेहूं की फसल निकालेगा, चावल निकालेगा, तो उससे धूल मिट्टी उड़ेगी। फिर वो जो नीचे ज़मीन में रह गया है फसल का हिस्सा, उसको जलाता है, पराली जलाता है, तो धुआं उठता है, उसकी वजह से हो सकता है। जो मजदूर वैसे काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, सड़क पे काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, तो वहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है। लकड़ी का डस्ट हो सकती है, मेटल की डस्ट हो सकती है, वेजिटेबल्स की डस्ट हो सकती है। इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ मेटल की डस्ट हो सकती है, कुछ केमिकल्स के फ्यूम्स हो सकते हैं। देन कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स हैं, जैसे कोल्ड एयर है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, सिगरेट का धुआं है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो मिलके एस्थमा के फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेशेंट को एस्थमा होने के लिए। आइए बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसमें हम बात करेंगे कि एस्थमा वाले पेशेंट की ब्रोंकाई में क्या क्या केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक है हमारी एलर्जी और दूसरा है इन्फ्लामेशन। तो जो एलर्जी और इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। जैसे एलर्जी से रिलेटेड है, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज़ होता है, TNF रिलीज़ होता है। इन्फ्लामेशन है वहाँ पे तो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, TNF अल्फा है, इंटरल्यूकिन्स हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं। आइए हम देखते हैं कि एस्थमा के पेशेंट में सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को एस्थमा है, दमा है, सांस की नली फूलने की बीमारी है। सबसे पहले है ब्रेथलेसनेस, सांस फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्पनिया। सेकंड है जो सांस जब वो लेता है तो देयर इज ए व्हीजिंग साउंड, हाई पिच नॉइस होती है, खरड़ खरड़ की आवाज़ सी होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ रास्ते में अटक रहा है, और खांसी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं पेशेंट इज हैविंग एस्थमा। आइए बात करते हैं हम एस्थमा के मैनेजमेंट पे। जैसे कि हमने बात की कि एस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब जो ब्रोंकाई है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, उसका डायमीटर कम हो गया, वो सिकुड़ गई। तो जो ड्रग्स हैं, फर्स्ट कैटेगरी ड्रग्स की है वो है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स वो ड्रग है जो ब्रोंकाई को डायलेट करती है।
बाय एक्टिंग ऑन डिफरेंट मैकेनिज्म। 3 कैटेगरी हैं ड्रग्स की जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। फर्स्ट इज द बीटा एगोनिस्ट, वो एड्रेनर्जिक सिस्टम में बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं और ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं। इसमें आती है ड्रग साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, टैबलेट में आती है, लिक्विड में आती है। देन ज़ैंथिन डेरिवेटिव है, थियोफाइलिन, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, ये इसका सिरप अवेलेबल है। देन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम में एस्टाइलकोलिन स्मूथ मसल्स को, ब्रोंकाई की मसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो स्मूथ मसल्स को डायलेट करते हैं। इसमें आती है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। पफ्स आते हैं जो एक पंप टाइप का, जिसको कुछ लोग कहते हैं पंप है, मुंह के पास जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एपरेटस होता है, उसके अंदर दवाई होती है, मीटर डोज होती है, उसको प्रेस करते हैं तो जैसे परफ्यूम निकलता है, फाइन मिस्ट सी निकलती है, वो निकल के अंदर जाती है और ब्रोंकाई को डायलेट करती है। सेकंड है हमारी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन है, बेक्लोमिथासोन है, फ्लूटिकासोन है। तो ये वहाँ पे इन्फ्लामेशन को के सिम्टम्स को से रिलीफ दिलाते हैं। बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, फास्ट हैं, रैपिड रिलीफ है। देन ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हो रही है तो उनको रिलीज को रोक देते हैं एंटी ल्यूकोट्राइन्स, जैसे जाफिरलुकास्ट है, मोंटलुकास्ट है, ये वो ड्रग्स हैं जो कि ल्यूकोट्राइन्स की रिलीज को रोकते हैं। देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं। हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल्स से और दूसरे केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो जो मास्ट सेल है उसको स्टेबलाइज करते हैं ताकि ना वो वहाँ से मास्ट सेल बर्स्ट ही ना हो और वो स्टेबलाइज रहे, जिसकी वजह से जो केमिकल्स हैं वो रिलीज ना हो मास्ट सेल की। इसमें ड्रग आती है क्रोमोलिन सोडियम। देन ब्रोंकाई में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो कि एंटीबॉडी जनरेशन को रोकती हैं। इसमें आते हैं हमारी मीथोट्रेक्सेट आती है। तो इस तरह से हम एस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। एस्थमा को मैनेज करने के लिए डॉक्टर जो भी आपको दवाई लिखता है उसको आपने रेगुलरली लेना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि सिर्फ दवाई लेने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपने अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आपको लगता है कि आपको एस्थमेटिक अटैक पड़ सकते, जैसे धूल मिट्टी है, धुआं है, उससे जितना बचाव कर सकते हैं वो करिए। मास्क पहनिए, आजकल तो वैसे भी लोग मास्क पहन रहे हैं, तो धूल मिट्टी से बचाव होगा तो उतना ही आपका प्रोटेक्शन होगी और दवाइयों का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीज़ मैनेजमेंट सीरीज़ पार्ट 5 एस्थमा। वैसे तो मैंने कोशिश की है काफ़ी कुछ बताने की, फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन हो तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। In the end, I am once again thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. In the end, I will request once again to you to subscribe my channel. अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वाला बटन दबाइएगा अगर पसंद आए है, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली प्रेजेंटेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। Thank you very much. Good day and best of luck.